साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों एक छोटी सी बात, एक छोटी सी प्रॉब्लम को आज मैं डिस्कस करूंगा। एक व्यक्ति के परिवार में डिस्प्यूट हो गया किसी खानदानी प्रॉपर्टी को लेके। ये लोग जो है एडवोकेट के पास में गए तो एडवोकेट ने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को आपस में बांट लीजिए और पारिवारिक एग्रीमेंट के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं, पर ये तैयार नहीं हुए। तो किसी एक पार्टी ने दावा कर दिया पार्टीशन का। अल्टीमेटली जितने भी वारिसान थे उनको पार्टी बनाया गया और उस कंसेंट सूट के साथ में एक एप्लीकेशन जो है दाखिल की गई। उसका नेचर था ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। उस कंसेंट अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उस कंसेंट ऑर्डर को लेकर कंसेंट जो पक्षकार है, मीन्स जो प्लेंटिफ है या पिटिशनर है, ये पहुंचता है तहसीलदार के पास में कि सर ये हमारी प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टी का जो इंदराज है वो आपके द्वारा संधारित रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और हमारे बीच जो है डिस्प्यूट हुआ पार्टीशन को लेके। मैं कंसेंट सिविल कोर्ट में गया। कंसेंट सिविल कोर्ट ने हमारे पक्ष में जो है इंजंक्शन ग्रांट किया है और इनको पाबंद किया है कि जब तक ये बात चल रहा है इस प्रॉपर्टी को आप एलिनेट नहीं करेंगे, मीन्स इसको खुर्द बुर्द नहीं करेंगे। बट संभावना इस बात की है कि कल को कोई थर्ड पार्टी आकर या कोई डॉक्यूमेंट फर्जी बनाकर इस प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द कर देता है तो निश्चित तौर पर राइट्स हमारे ही अफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो कोर्ट का आदेश है उसका भी जो है अवमानना होगी। तो ऐसी स्थिति में आप श्रीमान एक काम कीजिए कि जो कंसर्न कोर्ट का ऑर्डर है उसको कंसर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है अपडेट कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आएगा जो प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की बात कहेगा तो कम से कम इस इंदराज के बेसिस पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी सारी कोशिश जो है नाकाम हो जाएगी। साथियों कंसर्न तहसीलदार ने ये काम करने से मना कर दिया। उसका कहना यह था कि बेसिकली एक सर्कुलर है जिसमें स्पष्ट है कि अगर किसी सिविल मुकदमे में स्टेट पार्टी नहीं है या स्टेट के अगेंस्ट जो है कोई ऑर्डर नहीं है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप कंसेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए बाउंड नहीं हो। जिसका फल रहते हुए उसने मना कर दिया और इनको भगा दिया। अल्टीमेटली इन्होंने दाखिल करी एप्लीकेशन बिफोर तहसीलदार विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। अल्टीमेटली उस एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया गया और इसका एक ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर की जो है इन्होंने कॉपी ली और ये सीधा पहुँच गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इनका कहना यह था कि हमारे साथ जो है जास्ती हो रही है, इवन सिविल कोर्ट का ऑर्डर मानने से और उसका कंसेंट इंदराज करने से कंसेंट तहसीलदार जो है मना कर रहे हैं। अथॉरिटी जो कोर्ट की है वो सुप्रीम है, कोर्ट से ऊपर कौन है, और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है उसका कंप्लाई विद नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली इट इज अपीयरिंग दैट द कंसर्न तहसीलदार हैविंग नो रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द इंडियन कोर्ट्स। तो इस पॉइंट के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिया। मामले का एडजुडिकेशन हुआ और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है कोर्ट ने अपना एडजुडिकेशन दिया। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली हमारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर तमाम तरह के विवाद जो है वो क्रिएट यदि होते हैं तो रेमेडी है सिविल कोर्ट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने हमारी प्रॉपर्टी की फर्जी सेल डीड जो है क्रिएट कर ली, फर्जी जो है गिफ्ट डीड क्रिएट कर ली, तो आप कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में। रेमेडी क्या होगी? टू डिक्लेयर द सेड डॉक्यूमेंट नल इन वॉइड। क्लियर है बात ये। और उन रेमेडीज़ के साथ साथ इंजंक्शन भी मांगा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मियर सूट फॉर डिक्लेरेशन और मियर सूट फॉर इंजंक्शन इज नॉट मेंटेनेबल। दोनों ही रेमेडीज साथ साथ जो है आपको मांगनी होती है। इस पर सेटल्ड पोजीशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। साथियों जो बात आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट जो कि पारित हुआ है 4 फरवरी 2025 को। सुवर्णा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका जजमेंट का टाइटल है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तय हुआ कि क्या सिविल कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज़ मींस कलेक्टर या तहसीलदार या गिरदावर कंसर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट करने के लिए या उसका इंदराज करने के लिए बाउंड है या नहीं है, इवन दो द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एरेड एज एन पार्टी। क्लियर है। और जैसा मैंने आपको कभी कहा भी है कि हमारी प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के विवाद जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब इंजंक्शन मिलता है तो हम यूजुअली इंजंक्शन का ऑर्डर लेकर जाते हैं कंसर्न एसआर के पास में। एसआर मीन्स सब रजिस्ट्रार के पास में। और ये सब रजिस्ट्रार भी कई बार एंट्री नहीं करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि प्रॉपर्टी फर्दर आगे बिक जाती है। और इस तरह के एलिनेशन से क्या होता है कि अल्टीमेटली और पार्टीज जो है वो क्रिएट हो जाती हैं और मुकदमे का अंत नहीं होता है और डिस्पोजल के बजाय मुकदमा और लंबा जो है खिंच जाता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है कानून का? टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है इंजंक्शन का? टू प्रिवेंट द एलिनेशन।
जिससे किसी कंसर्न पक्षकार के राइट्स अफेक्ट ना हो जो अपना वाद कोर्ट में लेके आ रहा है। क्लियर है? अब जरा सोचिए कि आप चैलेंज कर रहे हैं सेल डीड को या गिफ्ट डीड को, या आपके बीच दावा चल रहा है पार्टीशन का, और अगले पार्टी ने उस कंसर्न प्रॉपर्टी को ही बेच दिया, तो फिर उन कंसर्न लोगों को जिनको बेचा गया उनको पार्टी बनाना पड़ेगा। और अगर वो रेमेडी उस कंसेंट केस में एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर एक अलग बात जो है पेश करना पड़ेगा। तो टू प्रिवेंट ऑल सच थिंग्स ये प्रोटोकॉल्स जो हैं अडॉप्ट किए गए हैं। साथियों, बेसिकली यहाँ पर जो कंसेंट सिविल कोड था वो था पार्टीशन को लेकर, और कंसेंट सूट के साथ में एक एप्लीकेशन जो है लगाई गई एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। बेसिकली इस तरह की जो एप्लीकेशन है ये जुड़ी हुई है इंजंक्शन से। इंजंक्शन का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट मैटर है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना। अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो जिस मुद्दे पे केस को लड़ रहे हो वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए ए कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है मेरी है, ए दावा लिया है और बी ने प्रॉपर्टी सी को बेच दी। सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं रही तो ए लड़ किसके लिए रहा है? तो जिस कारण इंजंक्शन जो है इशू की जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि इंजंक्शन जारी करना कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। इंजंक्शन डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। पहली बात फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, दूसरी बात प्रीमा फेशिया केस क्या है, तीसरी बात बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है, और अगर रेमेडी नहीं मिली तो आपको क्या इनरिपेरेबल लॉस होगा। अगर ये चीज़ें आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, केस को मत लड़ना। केस को लड़ने जा रहे हो ये पैरामीटर जरूर जो है आप इनकॉर्पोरेट करो। साथियों, जब इस केस में कोर्ट ने जो है इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया तो ये कंसर्न व्यक्ति जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी कंसेंट नकल शाखा से ऑब्टेन करता है। उसके बाद जाता तहसीलदार के पास में कि साहब ये ऑर्डर हुआ है, इसको आप जो है इंदराज कर दो और अल्टीमेटली अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है अपडेट कर दो। उसने मना कर दिया भाई कि सर्कुलर है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का, जब तक स्टेट पार्टी नहीं है, स्टेट के खिलाफ फैसला नहीं है, तब तक हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है अपडेट नहीं करेंगे, भले ही किसी का भी ऑर्डर हो। इन्होंने एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन में तहसीलदार ने खारिज कर दी, जो मैंने बताया आपको। अल्टीमेटली मैटर पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो बहुत काम के हैं, अगर फॉलो कर लिए तो निश्चित तौर पर आपको राहत मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 1 कि यदि किसी मामले में कोई दावा है और उस दावे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तय होना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट मैटर से, मीन्स किसी प्रॉपर्टी से, अगर उस पॉइंट को तय करने में समय लग रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने इंजंक्शन देना है, तो कोर्ट को एक ही प्रिंसिपल ध्यान में रखना होगा कि इस प्रॉपर्टी को एलिनेशन से बचाना जरूरी है। अगर नहीं बचाया गया तो अल्टीमेटली राइट्स जो हैं कंसर्न पार्टी के अफेक्ट भी होंगे, थर्ड पार्टी के राइट जो हैं बेवजह जो है क्रिएट हो जाएंगे, जो कानून की मंशा कतई नहीं है। तो ये पॉइंट भी जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरी बात है कि राइट्स जो हैं जो कंसर्न पार्टीज़ के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें उनको जो है ज़्यादा माइलेज देनी होगी एज़ कंपेरिजन टू थर्ड पार्टी राइट्स। तीसरी बात, सर्कुलर चाहे कितने भी हो, चाहे वो प्रिवेंट करते हों कंसर्न तहसीलदार को या कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गाइडलाइंस इंडियन कोर्ट्स की है उसका वजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ कंसर्न सर्कुलर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मंजू लता बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जजमेंट है 21/12/2020 का, जिसमें स्पष्ट है कि जब भी इस तरह के ऑर्डर हैं, भले ही सर्कुलर है, बट कोर्ट के आदेश को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अथॉरिटीज़ जो है बाउंड है। अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं। इसमें स्पष्ट किया गया द अथॉरिटीज आर लीगली बाउंड टू रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको? तो साथियों, कोर्ट ने कहा कि जो इस केस में ऑर्डर पास हुआ है, भले वो इंटरिम ऑर्डर है, बट it is basically an interim order within the purview of Karnataka Land Revenue Act, even though it is passed by concerned civil court। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड को रोकना। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकना। अगर ऐसा हमने नहीं करा तो ये प्रॉपर्टी आगे बिक जाएंगी या इनका हो जाएगा एलिनेशन। अल्टीमेटली जो राइट्स जो है कंसर्न पार्टीज के टू द लिटिगेशन वो अफेक्ट होंगे। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट करते हुए डायरेक्शन दी है सबसे पहले तो तहसीलदार को कि जो भी ये कंसर्न सिविल कोर्ट का आदेश है इसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है दर्ज करोगे। दूसरी बात, डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना प्रीवियस सर्कुलर को जो है अपग्रेड करोगे, और इसके साथ साथ आप डायरेक्शन दोगे कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना हो। तीसरी बात, जब भी सिविल कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है कंसर्निंग द प्रॉपर्टीज़, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी अथॉरिटी हो जो डील करती है प्रॉपर्टी के एलिनेशन से या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से, वो इस तरह के ऑर्डर को दर्ज करने के लिए और रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए बाउंड है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणामों से गुजरना पड़ेगा। तो ये फैसला कितना बढ़िया हो गया अपने लिए। जैसे मान लीजिए आप एक सिविल सूट लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली स्टेट को पार्टी बनाना भूल गए, एसआर ऑफिस को पार्टी बनाना भूल गए। एसआर मीन्स उप पंजीयक कर रहे हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो ऑर्डर हो भी गया और ऑर्डर को आप देकर कंसर्न एसआर को ये निवेदन कर सकते हैं कि इस तरह के ऑर्डर को वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लें। ऐसा नहीं करता है तो आप लीगल नोटिस दीजिए उसको कंटेम्प्ट का, और इसके साथ साथ इस फैक्ट को कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए ताकि कोर्ट जो है अपने स्तर पर भी कंसर्न एसआर को ये ऑर्डर जो है फॉरवर्ड कर दे। क्लियर है? यूजुअली कोर्ट करता है,
पर कोर्ट से भी नहीं हुआ तो ये प्रोटोकॉल जो है हमको लेना पड़ेगा। क्लियर है बातें साथियों, इसलिए ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन रखिएगा और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो ये जजमेंट पर रिलाई कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।